वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में और आपके फंडामेंटल्स की क्लासेस में। कल का सेशन आप सभी लोगों ने देखा ही होगा और कल के सेशन में हम लोगों ने अपना जो टॉपिक है उसे बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि जो आधुनिक इतिहास है वो किस तरीके से पढ़ना और समझना होता है। मैंने ये भी बताया था कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसे जानना है। हिस्ट्री का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था ओवरऑल कि हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है और कैसे उसमें एक डिवाइडिंग लाइन बनती है। मतलब हमारी जो इतिहास की कहानी है वो 1498 से शुरू होके 1947 यानी कि 1498 से शुरू होके 1947 तक जाती है। और ये जो कहानी है इसमें बीच में 1857 एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ रहा था। इसमें एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई थी और वो क्रांति इतनी बड़ी थी कि अंग्रेजों को एक दफ़ा ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद वो भारत में अपनी गद्दी खो देंगे। खैर उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। उसके पहले जो एक कंपनी का रूल इंडिया में हुआ करता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे इंडिया में रूल करना शुरू कर दिया। ये सब मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था। अब कल की क्लास जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर ये लाइव क्लास नहीं है, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है। नहीं, कल तो हम लोग लाइव ही थे और जो थोड़े समझदार किस्म के बच्चे हैं उनको पता भी चल गया था, क्योंकि आप चैट्स वगैरह में कम्युनिकेट करते रहते हैं तो ये बात पता चल जाती है। लेकिन हाँ, आज की क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। के पीछे का कारण ये है क्योंकि आज मैं अपनी इस क्लास के लिए अवेलेबल नहीं था उस टाइम पर जिस टाइम पर आपकी ये क्लास होने वाली थी। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि पहली क्लास के बाद दूसरी ही क्लास मैं मिस कर दूं और वो जो फ्लो है हमारी क्लासेस का वो फ्लो किसी भी तौर पर टूट जाए। तो कल हमारी क्लास लाइव थी और कल भी हमारी क्लास लाइव ही होगी। बस आज के लिए मैं अवेलेबल नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि आपकी क्लास का नुकसान हो या फिर क्लासेस का फ्लो टूटे, तो इसीलिए मैंने इस क्लास को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया। तो बिल्कुल ऐसे मत समझिएगा कि हाँ ये कोई पुरानी रिकॉर्डेड क्लास है जो आपको दी जा रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्लास मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ और आज आपकी क्लास ये जाने वाली है। मैं शाम को अवेलेबल नहीं था तो मैं आज दोपहर में आपके लिए ये क्लास प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप शाम को इस क्लास को बहुत अच्छे से देख पाएँ। हाँ, ये रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन ये आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है और ये केवल आज के लिए है क्योंकि कल मैं आपसे फिर लाइव मिलूंगा। और ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमारा क्लासेस का फ्लो ना टूटे और आपकी क्लास का नुकसान ना हो। पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस शुरुआत में हम एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे। एनसीईआरटीज़ को कवर करने का जो सीक्वेंस होगा वो ऐसा ही होगा कि मैं हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल करूंगा। मैं हाथों से लिखे हुए नोट से आपको इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं हम इसका नोट्स बनाएं या फिर ना बनाएं। इन जनरल मैं प्रेफर करता हूं कि आप नोट्स बनाएं, लेकिन इस क्लास में मैं आपसे कहूंगा कि नहीं, आप जाने दीजिए, आप नोट्स मत बनाइए। क्योंकि अभी जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होने वाली हैं वो जल्दी ही शुरू हो जाएंगी, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा वक्त लगता तो मैं कहता कि अच्छा ठीक है बना लो, एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। क्योंकि थोड़े समय के बाद ही मैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जो डिटेल्ड क्लासेस होती हैं उनको भी लूंगा। और जब मैं वो डिटेल्ड क्लासेस लूंगा तो यहाँ पढ़ाई गई कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो मैं उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा। तो फिर दो बार नोट्स बना के कोई बात बनने वाली है नहीं। और वैसे भी दो नोट्स हो जाएगा तो एक समय के बाद आप इसको छोड़ ही देने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से सुने, समझें और एक एक चीज को कहानी की तरह अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। उसके दो फायदे हो जाएंगे। फायदा नंबर एक कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और दूसरा कि जब अभी हम एडवांस में या जो आपकी जो डिटेल्ड क्लासेस होती हैं उनको लेना शुरू करेंगे तो आपके लिए उन क्लासेस को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स ना बनाएं, आप सिर्फ इस क्लास को समझें। जो कुछ भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप हिस्ट्री को सोचना सीख जाएं मेरी इन क्लासेस को लेकर। एनसीईआरटी का जो भी कंटेंट है वो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपके लिए कवर कर दूंगा। और आप चाहें अगर इसके बाद डिटेल्ड में पढ़ना चाहें तो बल्कि नोट्स बनाने की बजाय, चूंकि आपका जो एनसीईआरटी वाला है वो भी सिमिलर टू नोट्स ही है, तो मैं तो कहूँगा कि आप सीधा सीधा वो नोट्स ही उठा के, जो आपका एनसीईआरटी वाला है आप उसे ही उठा के देख लीजिएगा। या आपको कभी रिवाइज करने का मन करे तो ये जो पीडीएफ्स आपके बैच में डाउनलोड होंगी आप उन्हें उठा के स्क्रॉल कर दीजिएगा। मैं बहुत ब्रीफ में, बहुत ही कंसाइज तरीके से पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो आपके लिए रिवाइज करना वो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो हिसाब क्लियर है। आपकी क्लास आज जो शुरू हो रही है वो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 कब, कहाँ और कैसे से शुरू हो रही है। आपको नोट नहीं बनानी है, लेकिन हाँ प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ध्यान से, इत्मीनान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इसमें जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब मैं आपके जो डिटेल्ड क्लासेस होंगी उसमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने जो यहाँ पर पढ़ा है वो आपके नोट्स का हिस्सा नहीं है।
वो आपके नोट्स का हिस्सा बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो सब कुछ आपके डिटेल नोट्स में मैं इनकॉर्पोरेट बाद में करवा दूंगा, तो कुछ भी छूटेगा नहीं। लेकिन अभी के लिए आप इसको इत्मीनान से सुनिए, समझिए और देखिए, ठीक है। तो चलिए फिर आपकी इन क्लासेस को मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने प्रॉपर इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। और यहाँ पर मैं कब कहाँ कैसे, या कैसे कब कहाँ, इस चैप्टर को यहाँ पर डील करने वाला हूँ। इस चैप्टर में जो मूलतः हम बात करने वाले हैं वो कुछ इस बारे में है कि मानवता का विकास कैसे हुआ, और आधुनिक भारत को जब हमने यहाँ पर गढ़ा, तो आधुनिक भारत को गढ़ने के दौरान हमें किन महत्वपूर्ण चीजों को जानने और समझने की जरूरत पड़ी। अब आप देखिए, ये है आपकी किताब एनसीईआरटी वाला, जिसे आधार बनाकर मैं आपकी ये क्लासेस ले रहा हूँ। एनसीईआरटी वाला को आधार बनाकर ये जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ, इसमें चैप्टर नंबर 1 को मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 है, वो है कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ और कैसे को कक्षा 8 और कक्षा 11 के थीम 3 को, कक्षा 12 के थीम 3 को मिलाकर बनाया गया है। और मैं इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और बताऊंगा। देखिए, ये मुझे उम्मीद है कि सिंहावलोकन जो मैंने कल किया था उसे आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो ये आपने समझ लिया है, और ये आपकी आधारभूत समझ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस अध्याय में मैं किन बातों के ऊपर चर्चा करूंगा। अध्याय 1 को छोटा सा अध्याय है, ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल 4 बातें इस अध्याय में है मूलतः जो हमें जाननी है। हम उन 4 बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि केवल 4 ही बातें हैं जो आपके अध्याय 1 में महत्वपूर्ण है, जिन पर हमें बातचीत करनी है। उसे हम बड़े प्यार से और इत्मीनान से समझते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, इत्मीनान से, धीमे से, प्यार से आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहले तो हमें इतिहास में तारीखों का महत्व समझना है कि तारीखें क्यों जरूरी होती हैं। क्योंकि अगर आप बिना टाइमलाइन के, बिना तारीखों को आधार बनाए अपनी चीजों को पढ़ने या समझने का प्रयास करते हैं, तो चीजें कम क्लियर होती हैं, कम स्पष्ट होती हैं। तारीखें इतिहास का अभिन्न अंग है। कुछ लोग कहते हैं सर हमको तो तारीखें याद ही नहीं होती। तारीखें आइसोलेशन में नहीं होती। तारीखें अचानक से हिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं आ जाती, बल्कि तारीखों का अपना एक आधार होता है, एक कहानी होती है, एक इवेंट होता है, एक घटनाक्रम होता है। अगर आप उस घटनाक्रम को समझते और जानते हैं तो उन तारीखों को समझना या जानना किसी भी रूप में आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। अब आप तारीखों के महत्व को समझने के बाद समयावधि का विभाजन समझेंगे। मतलब जो हमारा इतिहास है उसे हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं, और उस विभाजन के उपरांत हम जानकारी के स्रोत देखेंगे। जानकारी के स्रोत में जैसे कि आधुनिक भारत का अगर हमने यहाँ पर एक खाका तैयार किया, उसकी एक रचना की, तो हमें आधुनिक भारत के बारे में जानकारी कैसे मिली। आधुनिक भारत एक औपनिवेशिक काल का भारत है। औपनिवेशिक काल के भारत से हमारा तात्पर्य है वो दौर जो गुलामी का दौर था। उस गुलामी के दौर में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन का मतलब ये था कि जो कुछ भी हमारे पास स्रोत उपलब्ध है वो अंग्रेजों के ही स्रोत हैं, और उन्हीं स्रोतों से हमारे आधुनिक भारत का जो घटनाक्रम है उसकी रचना की गई है। अब अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों के जो स्रोत हमने अपने इतिहास को गढ़ने में उपयोग में लिए हैं, वो स्रोत सही हैं व नहीं है। खैर, वो विवाद का विषय है। उस विवाद से अलग हटकर हमें कम से कम उन स्रोतों के बारे में पता तो होना ही चाहिए। उसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि मूलतः जो अंग्रेजों के आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं, जो उनके सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, वही हमारे आधुनिक भारत के गढ़ने का आधार स्रोत है। वो कितने उचित हैं और उनकी क्या सीमाएं हैं, यही 4 मुद्दे आपके अध्याय 1 में हमें जानना और समझना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एकदम प्यार से इतिहास को समझना, इसे आत्मसात करना। आप इसे जितना बेहतर आत्मसात करेंगे, आपको बाकी के इतिहास को समझने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। यहाँ पर जब हम बातचीत शुरू करते हैं, तारीखों के महत्व, समयावधि का विभाजन, जानकारी के स्रोत और आधिकारिक रिकॉर्ड्स की सीमाएं, इन 4 मुद्दों पर जब हम बातचीत करना शुरू करते हैं, तो ये सबसे पहली बात हमारी चीज होगी तारीखों के महत्व के ऊपर। इतिहास की अगर परिभाषा के ऊपर हम लोग चर्चा करें, तो इतिहास को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं आप सभी लोग जानते होंगे। कल तो कुछ लोग बता भी रहे थे कि जब मैं पूछ रहा था कि भाई सबसे पहले कौन सा अंग्रेज भारत आया था, वास्तव में वो विलियम हॉकिंस था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे सर हेरोडोटस। नहीं, हेरोडोटस वो सही जवाब नहीं था। हेरोडोटस हमारे इतिहास के पिता कहे जाते हैं। इतिहास की को सही तरीके से लिखने का जो क्रम है वो पहली बार एक व्यक्ति ने किया था, जिनका नाम हेरोडोटस था। वो आज से 2400 साल पहले हुआ करते थे। आज से 2400 साल पहले हेरोडोटस ने इतिहास को क्रमबद्धता के साथ लिखना शुरू किया था। तो जब हम इतिहास को परिभाषित करते हैं तो इतिहास को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है
कि इतिहास प्राचीन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। इतिहास में कोई भी रैंडम बातचीत इतिहास नहीं होती। वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए। और जब हम इतिहास को एक क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं, मतलब उसमें एक घटना के बाद जो दूसरी घटना है उनके बीच के लिंक को हमें समझना होता है। इतिहास कोई भौतिकी तो है नहीं, भौतिक विज्ञान तो नहीं है कि चलो आपने इस वैज्ञानिक की खोज को समझ लिया, अब हम आपको इस वैज्ञानिक की खोज बताते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। इतिहास में हर एक घटना उसकी पूर्ववर्ती घटना से जुड़ी होती है, और अगर आप उसकी पूर्ववर्ती घटना के साथ उसका समन्वय ना करें तो आपको उस घटना की अच्छी समझ आएगी ही नहीं। इसीलिए तो इतिहास को प्राचीन काल की घटनाओं का या भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कहा गया। यहां पर जो क्रमबद्धता है, आप उसे निर्धारित कैसे करेंगे? वो क्रमबद्धता निर्धारित ही तारीखों से होती है। तारीखें ही क्रमबद्धता का आधार हैं। आप इसे जितना जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर। तारीखें ही क्रमबद्धता का आधार है। युद्ध, संधियां, आंदोलन, इन सभी की अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए ना, तो वो सटीक जानकारी मूल रूप से आपको तारीखों से ही मिलती है। अगर हम तारीखों के परंपरागत अध्ययन को देखें, पहले जैसे हम तारीखों को पढ़ते या समझते थे, तो तारीखों को पढ़ने का जो हमारा पहले का तरीका था वो बड़ा तथ्यात्मक था। हम तारीखों को तथ्य के रूप में देखते थे। तारीखें केवल तथ्य नहीं हैं। तारीखें अपने आप में अनेक प्रकार की कहानियों को आत्मसात करती हैं। तारीखें बहुत सारी घटनाओं के आधार को आत्मसात करती हैं। तारीखों को ठीक है आत्मसात करने जो स्विच ठीक है। तो तारीखों को पहले हम तथ्यात्मक रूप से देखते थे, लेकिन अब हम तारीखों को तथ्यों में नहीं देखते। अब हम तारीखों को उसके विश्लेषण में देखते हैं। हम उसे एक कहानी के तौर पर देखते हैं। आधुनिक अध्ययन में तारीखों को थोड़ा आगे बढ़ाकर हम विकास के चरण के तौर पर देखते हैं। हम देखते हैं और महत्व देते हैं विश्लेषण को, यानी कि एनालिसिस को। हम देखते हैं कि विकास जो मानव का हुआ है उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ये आधार क्या रहा, उस समय की संस्कृतियां किस प्रकार से विकसित हुई। हम इस बारे में भी यहाँ पर बातचीत करते हैं। ठीक है। तारीखें महत्वपूर्ण हैं। क्यों? घटनाओं के समूह पर आधारित होती हैं तारीख। 15 अगस्त को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। तारीखों के अलग अलग परिप्रेक्ष्य होते हैं। जैसे कि 15 अगस्त भारतीय परिदृश्य में भारत की स्वतंत्रता की तारीख है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में जो 15 अगस्त है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति को इंडिकेट करता है। मैं आपको बता दूं कि 1945 में 15 अगस्त की ही वो तारीख थी जब जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिर जाने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। तारीख एक ही है, लेकिन वैश्विक और भारतीय परिदृश्य में उसका महत्व अलग अलग है। तारीखें इसीलिए इतिहास में बड़ी खास होती हैं। और कुछ लोग कहते हैं सर हमें तो तारीखें याद ही नहीं होती। हमेशा याद करनी नहीं होती, लेकिन आप समझिए कि तारीखों के बिना इतिहास को पढ़ना भी तो बहुत मुश्किल है ना। मतलब तारीखें इतिहास का अभिन्न अंग है। आप उनके बिना इतिहास को पढ़ेंगे कैसे? ये भी तो एक बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है ना हमारे सामने। आप उसके बिना कैसे पढ़ेंगे? आप उसके बिना चीजों को कैसे समझेंगे? अब आइए हम समयावधि का विभाजन करते हैं। मतलब हम इतिहास का विभाजन किस प्रकार से करते हैं। तो एक जेम्स मिल व्यक्ति रहे। जेम्स मिल जो थे वो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के हुआ करते थे। और इंग्लैंड में जो वहाँ की लोकसभा है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। आम सभा भी हिंदी में कहा जाता है, बट एग्जैक्टली उसका नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो जो हमारे लिए लोकसभा है वही उनके लिए हाउस ऑफ कॉमन्स है। वो उसके मेंबर भी हुआ करते थे, बड़े राजनीतिक विश्लेषणकर्ता थे। उन्होंने भारतीय इतिहास का विभाजन किया। और भारतीय इतिहास का विभाजन जब उन्होंने किया उसके लिए उन्होंने 1817 में एक किताब लिखी, और इस किताब का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और जब उन्होंने ये किताब लिखी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो उन्होंने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। उन्होंने कहा भारतीय इतिहास का विभाजन हम 3 तरीके से कर सकते हैं: हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास। भारतीय इतिहासकार इस बात को लेकर बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मिल साहब आपने एक सही काम नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हमसे क्या गलती हो गई? वो गलती तो आपसे बड़ी भारी हो गई। उन्होंने बोला कि क्या गलती हो गई बताइए।
बोले गलती पहली तो आपसे ये हुई कि आपने जो इतिहास का भारत के विभाजन किया वो धार्मिक आधार पर किया। धर्म, आप एक सेकुलर सब्जेक्ट में धर्म को क्यों लेकर आ रहे हैं? इतिहास अपने आप में एक एकेडमिक सब्जेक्ट है, एक विषय है, तो इसका धार्मिक विभाजन कहाँ तक तर्कसंगत है? पहला तो प्रश्न भारतीय इतिहासकारों ने ये किया। और दूसरा कि जब आप धार्मिक विभाजन कर रहे थे तो आप जो है शुद्ध धार्मिक विभाजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इतनी बेशर्मी क्यों दिखा रहे हैं? बोले हमने क्या बेशर्मी दिखाई? बोले बेशर्मी आपने ये दिखाई कि आपने जब इसको हिंदू इतिहास कहा, आपने इसको जब मुस्लिम इतिहास कहा, तो यहाँ पर आपने इसको ईसाई इतिहास क्यों नहीं कहा? ये ब्रिटिश इतिहास क्या होता है जी? ब्रिटिश इतिहास क्या होता है? हिंदू इतिहास है, मुस्लिम इतिहास है, तो ईसाई इतिहास बोलो ना। अब आप उसको ईसाई इतिहास बोलिए। भाई एक है हिंदू धर्म, एक है मुस्लिम धर्म और एक है ईसाई धर्म। तो ये जो है दोगलापन क्यों भाई? ये दोगलापन क्यों? आप इन तीनों का विभाजन सटीक तौर पे करिए ना। अगर आप एक धार्मिक विभाजन कर रहे हैं तो फिर धार्मिक विभाजन करिए। हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ईसाई इतिहास। ब्रिटिश इतिहास क्या होता है? तो ये दो मुद्दों पर इस पर आपत्ति जताई गई। और फिर जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने भारत के इतिहास को तीन स्पष्ट तौर पर विभाजित किया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और आपको पता है हम पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास। तो ये जो हिंदू इतिहास था इसे ही भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास, मुस्लिम इतिहास को मध्यकालीन इतिहास और ब्रिटिश इतिहास को आधुनिक इतिहास का नाम दिया। इस प्रकार से हुआ इतिहास का विभाजन। इतिहास को आज भी हम इसी प्रकार से विभाजित करते हैं: हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास। हम इस प्रकार के विभाजन को पूरी तरीके से अस्वीकार करते हैं और हमारा जो स्वीकरण है वो एंशिएंट, मेडवल और मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर है। उम्मीद करता हूं आपने ये विभाजन समझा। अब हमारे सामने है तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है अध्ययन की जानकारी के स्रोत क्या है? मतलब हम जो आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ते और जानते हैं वो हमें पता कहाँ से चला? अब आपको पता है कि हमारा जो आधुनिक इतिहास है जो 1498 के बाद से लेकर 1947 तक का है, इसके लेखन का कार्य मूलतः औपनिवेशिक काल में हुआ। और मैं बार बार दोहराता हूँ, औपनिवेशिक काल का हमारा तात्पर्य गुलामी के दौर से है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था तो उस दौर में हमने देखा कि अंग्रेजों के प्रशासनिक रिकॉर्ड्स थे। रिकॉर्ड्स मतलब अंग्रेजों का लेखा जोखा। अब जो रिकॉर्ड्स यानी कि अंग्रेजों का लेखा जोखा था, अंग्रेज देखो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बड़े शौकीन हुआ करते थे। देखो कुछ लोग क्या होता है, डायरी लिखने के शौकीन होते हैं। मतलब वो जो कुछ भी उनके आसपास घटित हो रहा है उसे डायरी में लिख दिया करते थे। तो अंग्रेज भी डायरियां बनाने के, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के शौकीन थे। जो कुछ भी होता था वो उसे लिखते थे। और अच्छा है कि वो लिखते थे, क्योंकि अगर वो नहीं लिखते होते तो हमें पता कैसे चलता कि उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस बात की जानकारी हमें कैसे मिल पाती। हमने देखा कि उनके जो प्रशासनिक रिकॉर्ड्स थे उसमें अनेक प्रकार के हमें दस्तावेज मिले। उनके आदेश थे, उनकी योजनाएं थी, उनके नीतिगत निर्णय थे, उनके समझौते थे, उनकी जांचें थी। ये सब हमें मिले। ये हमें कहाँ मिले भाई? अंग्रेज तो चले गए। अभी जब अंग्रेज चले गए तो हमें ये सब मिले कहाँ? हमें ये सब मिले उनके अभिलेखागार में, उनकी लाइब्रेरीज में, उनके संग्रहालयों में यानी कि म्यूजियम में। ये सारी चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स हमें वहां मिले। और जब हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिले तो हमें उनकी सोच, उनकी गतिविधि, उनके कार्यविधि, उनकी योजनाएं, उनके बारे में पता चला। और फिर हमने अपने इतिहास को और बेहतर तरीके से लिखा। हम पढ़ रहे हैं इतिहास को लिखने का क्रम। कई सारे सर्वे हुए थे, जैसे कि राजस्व सर्वेक्षण, रेवेन्यू सर्वे, जिसमें ये पता किया जाता था कि किस स्थान से कितना रेवेन्यू मिलने वाला है। तो एक तो बड़ा अच्छा सा सर्वे होता था जिसको हम बुला सकते हैं रेवेन्यू सर्वे। अब रेवेन्यू सर्वे के अलावा हम देखते हैं कि जनगणना की जाती थी। जनगणना में हमने देखा व्यवसाय, संख्या, जाति, लिंग, इन सभी की जानकारी मिल जाती थी कि भाई कौन क्या नौकरी कर रहा है, क्या किसकी जाति है, क्या किसका धर्म है। तो उस समय का वो डेटा बड़ा खास है हमारे लिए। और अंग्रेजों ने अगर ये डेटा मेंटेन नहीं किया होता तो शायद हमारे पास ये डेटा होता भी नहीं। भारत के प्रशासन को बेहतर तरीके से अपने नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने इस प्रकार का डेटा कलेक्शन किया था। हमारे काम आ गया। हमने अपने आधुनिक इतिहास को और बेहतर तरीके से लिखा और बेहतर तरीके से उसे समझा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। हमारे चैप्टर 1 का जो आखिरी प्रश्न, मैंने कहा था बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मूल रूप से 4 बातें की गई हैं। केवल और केवल 4 बातें हैं इस मूल रूप में। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी तो आप देखेंगे गिनती के पेजेस में आपका पूरा चैप्टर गिवन भी है। बहुत छोटा सा बड़ा प्यारा सा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1। और जो चैप्टर नंबर 1 है आप इसको देखेंगे तो ये 1 2 3 मतलब 3 पेज का ही चैप्टर है। टेक्निकली कहूँ तो 2.5 पेज का चैप्टर है ये। तो 2.5 पेज का ये चैप्टर आपका है। देखो यहाँ पर आपके इंडेक्स में भी ये 1 to 3 पेज दिखा रहा है ना।
तो ये केवल 1 से 3 पेज तक है, ये मतलब बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। और ले दे के कुल मिला के इसमें 4 बातें करी गई हैं, और वही 4 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मतलब यही 4 बातें हैं। आप खुद भी इस चैप्टर को उठाकर पढ़ोगे तो आपको इससे ज्यादा इसमें नहीं मिलेगा। जितना मैं बता रहा हूँ ले दे के उसमें उतनी ही बातें हैं, ठीक है, ले दे के उतनी ही बातें हैं। तो 2.5 यानी कि 2.5 पेज का ये पूरा चैप्टर है ओवरऑल, जिस पर मैं यहाँ पर बातचीत आपके साथ कर रहा हूँ। अब इसमें जो चौथी बात हमें करनी थी वो यही थी कि आखिर क्या सीमाएं हैं, क्या सीमाएं हैं इसकी। सबसे पहले तो देखो, आधिकारिक रिकॉर्ड्स की सीमाएं ये हैं कि ये कहानियां हैं, और ये कहानियां भी वैसी कहानियां हैं जिसमें अंग्रेजों की रुचि थी, जो अंग्रेज संरक्षित करना चाहते थे, जिसमें उसमें उन्हें इंटरेस्ट था, उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा। उन्होंने हर चीज के बारे में नहीं लिखा। हमने देखा कि उन्होंने जब भी किसी बात को कहा, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से कहा। उन्होंने क्या कभी हमारा दृष्टिकोण उसमें रखने की कोशिश की है क्या? नहीं। अंग्रेजों ने कभी हमारा दृष्टिकोण इसमें आत्मसात करने की, समाहित करने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं करी है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भारत में विद्रोह हुआ, मान लो कि अंग्रेजों ने जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनको बड़ा परेशान किया। नील एक पौधा होता है जिसमें से नीला रंग निकाला जाता है, और उस नीले रंग से कपड़ों को रंगा जाता है। वो नील की खेती करने वाले किसानों को परेशान करते हैं और भारत में नील विद्रोह होता है। अब अगर हम इतिहास लिखेंगे तो हमारा इतिहास किस प्रकार का होगा? हमारा इतिहास ऐसा होगा कि नील के किसानों की क्या समस्याएं थी, नील के किसान कितना शोषण महसूस कर रहे थे, नील के किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अंग्रेजों से क्या प्रयास किए, वो प्रयास किस प्रकार से असफल रहे, उन्होंने किन मजबूरियों में, किन स्थितियों में विद्रोह किया। हम इस प्रकार से इतिहास को लिखेंगे। जबकि अंग्रेज किस प्रकार से लिखेंगे कि जब नील विद्रोह हुआ तो उन्हें किस प्रकार का आर्थिक नुकसान हुआ, विद्रोह करने वाले किसानों ने कितने अंग्रेजों को मारा, कितने जो सरकारी स्थान थे उनको जला दिया गया, उन्होंने किस प्रकार से नील के किसानों को नियंत्रित किया, उन्होंने कैसे उन्हें कंट्रोल में लिया, और फिर उन्होंने उनकी समस्या के निदान के लिए क्या प्रयास किए। वो इतिहास को इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो, इतिहास की एक समझ होती है, इतिहास का अपना एक परिप्रेक्ष्य होता है। जब अंग्रेज उस इतिहास को लिखते हैं ना, तो उसमें मूलतः जो अंग्रेजों का परिप्रेक्ष्य है, जो अंग्रेजों की सोच है, वो परिलक्षित होती है। उसमें हम क्या सोचते थे, हमारी क्या समस्याएं थी, हम किस प्रकार से परेशानियां महसूस कर रहे थे, वो सारी चीजें लगभग नजरअंदाज सी हो गई हैं। तो भाई, अगर अंग्रेजों के ये स्रोत उचित नहीं है या पूरी तरीके से बेहतर नहीं है, तो फिर हम क्या करें? हमें कुछ वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि डायरिया, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, लोकप्रिय पुस्तकें, समाचार पत्र और चित्रकला। हम इन सभी के माध्यम से उस समय के लोक इतिहास को समझ सकते हैं, आम लोगों के इतिहास को समझ सकते हैं। और जब हम आम लोगों के इतिहास को समझ पाएंगे, तभी हम उस समय के वास्तविक इतिहास को समझ पाएंगे। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ 4 बातों के साथ। 2.5 पेज का बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। आप इस चैप्टर को चाहें तो एक दफा गो थ्रू कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि आप नोट्स ना बनाएं, ठीक है, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे प्यार से समझेंगे, जानेंगे, एक कहानी की तरह अपने दिमाग में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। और आपके लिए हमेशा विकल्प होगा कि आप डिटेल में इसे अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। और बाकी अभी जब मैं डिटेल क्लासेस लूंगा इसके बाद, ये जो आपका फंडामेंटल्स की क्लासेस जब फिनिश हो जाएंगी, तो फिर मैं इन सभी चीज़ों को उसमें अकोमोडेट कर लूंगा, उसमें इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। उम्मीद करता हूँ कि जो छोटा सा प्यारा सा ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, आपने इसको बड़े प्यार से समझ लिया है। लेकिन हाँ, चैप्टर नंबर 1 प्यारा सा तो है, लेकिन छोटा सा नहीं है। उस पर हमें थोड़ी बातचीत विस्तार से करनी होगी। तो जो कि चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हमें थोड़ा विस्तार से बातचीत करनी होगी, तो आइए विस्तार से उस बातचीत की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2। और हाँ, अगर आप में से किसी ने अभी भी मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इसे फटाफट अधूरे काम को पूरा करेंगे। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, और क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप @देवेंद्र सर ओनली IAS UPSC सर्च भी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। 30,000 से ज़्यादा बच्चों ने उसे ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो आप भी उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, और इसके लिए हो सकता है कि आपको नरक में एक खौलते हुए सरसों के तेल के कड़ाहे में फ्राई भी किया जा सकता है। तो आप ऐसे अपराध से खुद को बचाएंगे और फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है। छोटा सा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि छोटा सा है नहीं, और क्योंकि ये छोटा सा नहीं है तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करने की भी ज़रूरत है, और मैं विस्तार का ख्याल रखूंगा। हमें थोड़ा सा प्यार से अच्छे से समझना है, टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझना है, और चूंकि हम समझ रहे हैं तो इसको अच्छे से समझेंगे, धीमे से, इत्मीनान से, प्यार से। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल देखिए सबसे पहले आप। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, ये टाइटल है चैप्टर नंबर 2 का, व्यापार से साम्राज्य तक। ये है आपका। अब देखो बहुत बड़ा तो नहीं है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, इतना बड़ा चैप्टर नंबर 2 नहीं है, थोड़ा बड़ा है। मतलब देखो यहाँ पर पेज नंबर 4 से पेज नंबर 10 तक है। 1 to 3 है चैप्टर नंबर 1 एंड 4 to 10 है चैप्टर नंबर 2। मतलब ये भी ठीक है, उतना छोटा नहीं है जितना पहला चैप्टर था, बट ये भी बहुत बड़ा नहीं है। इसको भी आप ले दे के देखो तो ये भी ओवरऑल है पेज का ही है, छोटा सा चैप्टर है ये भी, बट इसमें कंटेंट है, समझने वाला कंटेंट है। व्यापार से साम्राज्य तक, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है व्यापार से साम्राज्य तक, आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, इसके पहले कि मैं इस चैप्टर पर आगे बढ़ूं, मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक का नाम व्यापार से साम्राज्य तक क्यों है। क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक का नाम नहीं समझेंगे ना, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तविक अर्थों में इस टॉपिक का नाम ये रखा क्यों गया है। आप इसे कहानी की तरह समझिए। अंग्रेज जब भारत में आते हैं, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है, जो कल मैं आपको बता रहा था। तो जब अंग्रेज भारत में आते हैं ना, तो अंग्रेज एक कंपनी के तौर पर आते हैं, मतलब वो व्यापारी थे। लेकिन धीमे धीमे उन्होंने भारत में युद्ध करने शुरू किए। युद्ध करके उन्होंने भारत की जमीन के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, और कब्जा करके उन्होंने भारत में एक साम्राज्य बना लिया। व्यापार करने आई एक कंपनी जो ब्रिटेन से व्यापार करने भारत आई थी, वो अचानक से भारत में एक साम्राज्य स्थापित कर लेती है। ये थोड़ा एब्सर्ड लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। मतलब एक व्यापारिक कंपनी एक साम्राज्य की स्थापना भारत में कर लेती है। अब जो है सो है, क्या करें। लेकिन ये हुआ कैसे, ये कैसे हो गया। आखिर व्यापार करने आई एक कंपनी भारत में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित कर लेती है, वो भारत को गुलाम कैसे बना लेती है। ये कहानी अपने आप में जानने लायक होगी और समझने लायक होगी। इसीलिए तो इतिहास खास है, क्योंकि आप वो जानते और समझते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आपको गुलाम बनाने वाला कोई देश नहीं था, आपको गुलाम बनाया था एक कंपनी ने। और उस कंपनी का नाम आप जानते हैं, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो यहां, जैसा वो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग, वो यहां पर आपको गुलाम बनाने नहीं आए थे, वो यहां पर व्यापार करने आए थे। व्यापार करने आई एक कंपनी अचानक से आपको गुलाम बना लेती है, आखिर ये हुआ कैसे, यही हम जानेंगे इस चैप्टर में, कैसे हुआ था ये। व्यापार करने आई इस कंपनी ने भारत को गुलाम बनाने के लिए कुछ नीतियों का उपयोग किया। जैसे उन्होंने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़े, उन्होंने बंगाल में प्लासी और बक्सर लड़ा, उन्होंने 4 मैसूर के युद्ध लड़े और 3 मराठों के साथ युद्ध लड़े। उन्होंने बड़ी खास नीतियों का उपयोग किया। नीतियां जैसे कि सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता के सिद्धांत को गोद न लेने देने की नीति भी कहा जाता है। ये 2 नीतियां खतरनाक थी। अंग्रेजों ने बहुत ही स्मार्टनेस के साथ व्यापार करने वाली एक कंपनी के माध्यम से भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। ये कैसे हुआ, जानना बहुत ही रोचक होगा। सबसे पहले इस टॉपिक का परिचय लेते हैं। मैं आपको बताता हूं परिचय के तौर पर कि भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। भारत में मुगलों का शासन 1526 में शुरू हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। ये मध्यकालीन इतिहास में आप पढ़ेंगे, या आपको मध्यकालीन इतिहास में ही पढ़ाया और बताया जाएगा। 6 शक्तिशाली मुगल शासक रहे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जब तक ये थे तब तक तो बहुत ही ताकतवर रहे। इन सब में जो आखिरी वाला था, औरंगजेब, ये जो आखिरी वाला शासक था ना,
औरंगजेब ये बड़ा ही क्रूर था, बड़ा ही क्रूर था और धर्मांध था। धर्मांध होने का मतलब यह है कि इस्लाम को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था, और यही कारण है कि इसने अनन्य मंदिरों को तोड़ा, लूटपाट की, हिंदुओं को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया, जजिया जैसे कर आरोपित किए गए कि आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म में अपने देवी देवताओं को पूजना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, आप अपने भगवान के मंदिर में जाना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। इस प्रकार की धर्मांधता उसने दिखाई, उसने क्रूरता और धर्मांधता तो दिखाई, लेकिन वो शक्तिशाली भी था और वो मध्य भारत को जीतने की आकांक्षा रखता था। मध्य भारत के उस क्षेत्र को आज हम दक्कन का क्षेत्र कहते हैं। दक्कन का क्षेत्र क्या है? अगर आप भारत के मैप को इस तरीके से बनाते हैं तो यहां पर होता है पूर्वी घाट और यहां पर आता है पश्चिमी घाट, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं दक्कन। औरंगजेब की आकांक्षा थी कि वो दक्कन को जीते। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच का जो मध्य भारत का क्षेत्र है उसे दक्कन कहा जाता है। अगर आप कल्पना करना चाहते हो तो वर्तमान का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये क्षेत्र आज के दक्कन का क्षेत्र है। वो दक्कन को जीतने की आकांक्षा रखता था और दक्कन को क्षेत्र को जीतने के लिए उसने बहुत पैसा खर्च किया और उसने बहुत सेना को अपने मरवाया। 1707 में उसकी मृत्यु हुई। इस धर्मांधता और दक्कन के क्षेत्र को जीतने की आकांक्षा के साथ औरंगजेब 1707 में मर गया। 1707 में जब वो मरा तो वो अपने उत्तराधिकारियों को क्या देकर गया? वो देकर गया उन्हें खाली खजाना और कमजोर सैन्य शक्ति। वो अपने उत्तराधिकारियों को एक बहुत ही बुरी हालत का मुगल साम्राज्य देकर गया। वो जो मुगल साम्राज्य देकर गया वो कमजोर था। उसके जो बेटे थे वो आपस में गद्दी के लिए लड़ गए। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम मुअज्जम था, दूसरे का आजम शाह था, एक का काम बख्श नाम था। ठीक है, आजम शाह और काम बख्श। सबसे बड़ा वाला मुअज्जम था, दूसरा वाला आजम था और तीसरे वाले का नाम काम बख्श था। आप पहले वाले पर कॉन्सेंट्रेट करो। पहले वाले का नाम मुअज्जम था। ये तीनों भाई आपस में लड़ गए। इनमें जीता कौन? इनमें जीता इनका सबसे बड़ा वाला बेटा। तो इनका ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला लड़का था उसका नाम मुअज्जम था, वो जीत गया। और जब मुअज्जम जीता ना तो वो गद्दी पर बैठा मुगल बादशाह बन के। और जब वो मुगल बादशाह बनकर बैठा तो उसने अपना नाम रखा, उसने अपना नाम रखा बहादुर शाह। बहादुर ये हो चाहे ना हो लेकिन नाम में बराबर लगाते थे, बहादुर शाह। उसने अपना नाम बहादुर शाह रखा। जब वो गद्दी पर बैठा तो औरंगजेब का बनाया उसके पास एक कमजोर ही सही लेकिन एक बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य था जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठा तो वो 65 साल का एक बूढ़ा इंसान था। अब इस 65 साल से के बूढ़े इंसान से इतना बड़ा साम्राज्य संभलने से रहा। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि उसे ये तक खबर नहीं होती थी कि उसके साम्राज्य में कहां क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। बहादुर शाह के साथ उत्तरवर्ती या परवर्ती मुगलों का शासन शुरू हुआ। परवर्ती मुगलों के शासन को एक तरीके से देखा जाता है क्योंकि यहां पर आए हुए सारे के सारे मुगल बादशाह बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो मुगल साम्राज्य को संभाल सके। बहादुर शाह प्रथम इन कमजोर मुगल बादशाहों की श्रेणी में पहला था। 65 साल के इस बूढ़े आदमी से मुगल साम्राज्य संभलने वाला नहीं था। इसने भी लोगों को खुश करने के लिए खूब पैसा और जमीनें बांटी ताकि कोई इसके ऊपर हमला ना करे। लेकिन एक कमजोर प्रशासक था। एक इतिहासकार रहे हैं बेटा, खफी खान नाम था उनका, बड़े खफा रहते थे इससे। खफी खान उनका नाम था, रहते थे इससे खफा। ठीक है, उन्होंने बहादुर शाह वन को कहा शाह ए बेखबर। क्या मतलब था शाह ए बेखबर का? शाह ए बेखबर का मतलब था एक ऐसा बादशाह जिसको कोई खबर नहीं रहती कि उसके साम्राज्य में चल क्या रहा है। बेखबर बादशाह। क्यों? क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था और ये 65 साल के बूढ़े इंसान थे। यहीं से कमजोर मुगल बादशाहों का दौर शुरू हुआ। इसके बाद जहांदार शाह आया। जहांदार शाह मुश्किल से 1 साल ही रूल कर पाया। बड़ा ही कमजोर सा राजा था, उसे उसके ही भतीजे ने मार दिया।
इतिहासकारों ने उसको लंपट मूर्ख कहा। जहांदार शाह का भतीजा कौन था? फर्रुखसियर। जहांदार शाह के छोटे भाई का लड़का था फर्रुखसियर। उसने इसको मार दिया और इसको मारकर फर्रुखसियर गद्दी पर बैठ गया। फर्रुखसियर को उसके सामंतों ने नियंत्रित किया। फर्रुखसियर इतना काबिल नहीं था कि वो राज्य खुद से चला सके। तो भाई थे जो इसके ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते थे और उन भाइयों को सैयद बंधु कहा जाता था। सैयद बंधु प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखते थे। क्योंकि ये अपने सामंतों को भी नियंत्रित नहीं कर पाया, ये अपने मंत्रियों को भी नियंत्रित नहीं कर पाया, इसीलिए इसे इतिहासकारों ने घृणित कायर कहा है, हेटेड कावर्ड। ये कायर इंसान था क्योंकि ये अपने मंत्रियों तक को नियंत्रित नहीं कर पाया। हमने देखा कि कमजोर मुगल बादशाहों की कड़ी में बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह और फिर फर्रुखसियर गए। फर्रुखसियर के जाने के बाद की कहानी अलग रही। फर्रुखसियर के बारे में हम देखते हैं तो फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया और ये जो शाही फरमान उसने जारी किया था वो 1717 में था। फर्रुखसियर ने जो एक शाही फरमान जारी किया उसके तहत, शाही फरमान को आप एक अनुमति पत्र कहिए, अंग्रेजों को पूरे मुगल साम्राज्य में केवल 3000 प्रतिवर्ष अदा करके व्यापार करने की छूट दे दी गई। और इसे मुगलों की सबसे बड़ी गलती कहा जाता है। अंग्रेजों का मन बढ़ने का जो मुद्दा है ना, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अंग्रेजों का जो मन बढ़ा है, अंग्रेजों का मन यहीं पर बढ़ा है बेटा। ठीक है, ठीक है। अंग्रेजों का मन बढ़ाने का काम इन्होंने ही किया है। अंग्रेजों का मन बढ़ाने का काम इन्होंने ही करा। इन्होंने गलती की, एक बहुत बड़ी गलती। मैं आपको बता दूं, ये गलती हमें बहुत भारी पड़ेगी। ये जो गलती इन्होंने की ना, इस गलती के तहत देखिए क्या हुआ। इस गलती के तहत इन्होंने अंग्रेजों को पूरे मुगल साम्राज्य में महज केवल और केवल 3000 रुपए प्रतिवर्ष अदा करके बिना शुल्क के व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसी इसी की वजह से प्लासी का युद्ध हुआ, इसी की वजह से बक्सर का युद्ध हुआ। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध का जो बीज है ना, वो ये मुगल बादशाह फर्रुखसियर बो के गया था। लेकिन हम सबके मन में सवाल होगा, आपके मन में भी सवाल है। आपको क्या लग रहा है कि आपके मन में जो सवाल है वो मुझे पता नहीं है क्या? आपको लग रहा होगा अरे सर चैट में पूछ नहीं पा रहे हैं। अरे बेटा हमको सब पता है। आपके मन में सवाल है कि सर क्यों, आखिर क्यों उसने ऐसा किया? उसने केवल 3000 रुपए में ये शाही फरमान क्यों जारी कर दिया? ठीक है, इस क्लास का अगर आपको उसके बाद कुछ पूछना होगा तो कल के लाइव सेशन में आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई आंसर देयर। बट अभी के लिए मुझे पता है कि आप क्या सवाल पूछ सकते हैं। सच्चाई तो देखो, आप लोग वो फालतू की बात ही करते हो चैट बॉक्स में। टीचर को वैसे भी पता ही होता है कि आपके मन में क्या सवाल आ सकते हैं और आपके सभी जेन्युइन सवालों के जवाब वो यूं भी दे ही देता है। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फर्रुखसियर का ये फरमान जारी करना कि अंग्रेज केवल 3000 रुपए प्रतिवर्ष देकर पूरे मुगल साम्राज्य में फ्री में ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जो आगे चल के प्लासी और बक्सर का कारण बना। तो आखिर फर्रुखसियर ने ऐसी गलती क्यों की? मैं आपको उसके पीछे का कारण बताता हूँ। जो कारण किताबों में लिखा हुआ मिलता है वो ये है कि फर्रुखसियर के जांघों के पास में एक घाव हो गया था। वो घाव बेटा ठीक नहीं हो रहा था। कहते हैं ना, घाव नासूर बन जाए उसके पहले काट कर अलग कर देना चाहिए। वो घाव नासूर बन रहा था और मैं आपको बता दूं, नासूर जानलेवा होता है। अगर वो ठीक ना हुआ तो वो पूरे पैर को सड़ा देता और उसका पैर काटना पड़ जाता। वो बहुत ही ज्यादा कष्ट में था और तभी अंग्रेजों का एक डेलीगेशन आया हुआ था, एक समूह आया हुआ था और वो रुकसेर को थोड़ा असहज स्थिति में देखते हैं। तो उनका जो अधिकारी था वो पूछ लेता है, कहता है कि आपको कोई जो है दिक्कत है क्या? उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने ऐसे बता ही दिया, बोले कि मेरे ना वो ग्रॉइन्स में घाव हो गया है। मेरे वैद्य लोग काफी लंबे समय से उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो उस अंग्रेज ने कहा कि कंपनी में एक सर्जन है, एक डॉक्टर हैं, विलियम हैमिल्टन नाम है उनका, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप कहें तो हम उन्हें भेज कर दिखवाएं, अगर आप कहें तो। आप मुगल बादशाह हैं, अब आप जैसी अनुमति करेंगे वैसा ही होगा। तो रुखसेर ने कहा कि मतलब वो ठीक कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि देखिए उनका बड़ा नाम है, वो ठीक कर लेते हैं। रुखसेर चूंकि बड़ा कष्ट में था तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, भेज दीजिए। हैमिल्टन जो है जाते हैं, वो फर्रुखसियर का घाव देखते हैं और वो मॉडर्न आधुनिक दवाइयों का उपयोग करके फर्रुखसियर के उस घाव को ठीक कर देते हैं।
और जब फर्रुखसियर का वो घाव वो ठीक कर देते हैं तो इससे फर्रुखसियर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि बताइए आप लोगों को क्या चाहिए। और वो कहते हैं कि हमें मुक्त व्यापार चाहिए, हम यहाँ व्यापार करने आए हुए व्यापारी हैं, तो आप हमें व्यापार में छूट दे दीजिए। फर्रुखसियर ने कहा ठीक है। उसने महज 3000 प्रतिवर्ष के आधार पर अंग्रेजों को पूरे भारत में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। और ये इतना भारी पड़ा है हमको ना, मतलब आप ये समझिए कि ये एक फैसला कहीं ना कहीं भारत की गुलामी का एक बहुत बड़ा कारण बन गया, क्योंकि बाद में यही एक सबसे बड़ा मुद्दा बना। मैंने देखा कि फर्रुखसियर ने क्या गलती करी। अब हम फर्रुखसियर के बाद देखते हैं, एक बादशाह आता है, फर्रुखसियर को उसके जो सामंत थे वो मार देते हैं। वो मैंने बताया था सैयद ब्रदर्स थे, दो भाई जो इसको नियंत्रित करते थे। उन दो भाइयों ने बाद में बेटा इसको मार दिया। पहले इसकी आंख में गर्म सरिया घुसा दिया और इसकी आंख में गर्म सरिया घुसा के इसको अंधा कर दिया और बाद में इसका गला काट दिया। बड़ा बुरा अंत हुआ फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर के मारे जाने के बाद दो राजा कुछ महीनों के लिए आए और फिर आया मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रंगीला। ये रंगीला राजा था बेटा। इसके बारे में सबसे खास बात क्या थी? सबसे खास बात था कि ये रंगीला था, विलासितापूर्ण जीवन जीता था, इसको प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी। रंगीला कुछ इस मिजाज का था कि गाने और नाच का बड़ा शौकीन था। ख्याल एक तरीके का संगीत होता है, ख्याल संगीत इसको बड़ा पसंद था। और कत्थक उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही सांस्कृतिक नृत्य है, कत्थक इसको बड़ा पसंद था। कत्थक ये डांस अपने दरबार में बैठ के देखता था। जैसे आप लोग पढ़ते कम हो और रील ज्यादा चलाते हो, पढ़ते पढ़ते रहोगे, बोलोगे अच्छा थोड़ा रील चला लेते हैं, थोड़ा रील चला लेते हैं, थोड़ा सा एक तो गाना देख लेते हैं। एक गाना देख लेंगे तो थोड़ा मन हमारा फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही वो भी काम कम करता था, गाना बेटा ज्यादा देखता था और डांस भी देखता था। कभी कभी आप लोग डांस देख रहे होते हैं मोबाइल फोन में और आपका मन कर जाता है और आप डांस करने लग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये काम करता रहता था और डांस चल रहा होता था। फिर ये एकदम जो है एकदम वो हो जाता था कि नहीं नहीं अब हमको डांस करना है, और उठता है और जाके वो डांस करने लग जाता था डांसर लोगों के साथ। पूरा कपड़ा भी पहन के नहीं आता था, ऊपर शेरवानी पहन लेता था, नीचे हाफ पैंट, और पहन के आ जाता था दरबार में। एकदम रंगीले मिजाज का था। जब मंत्री लोग बोलते थे कि अरे महाराज आइए कुछ अर्थव्यवस्था पर बात हो जाए, कुछ राजनीति पर बात हो जाए, कहता था अरे थम जाओ रुक जाओ, पर डांस तो देखो कितना बढ़िया कथक डांस कर रहा है, आ जाओ 2 कदम ऐसे हाथ पकड़ के खींच के लाता, चलो 2 बार तुम भी डांस कर लो। ये बेटा यही करता रहा। ये मुगल बादशाह था, इसीलिए इतिहासकारों ने इसको रंगीला बादशाह कहा। इसका नाम ही रंगीला पड़ गया इसके इस रंगीले मिजाज की वजह से। इसके समय पर हमला हुआ नादिर शाह का। नादिर शाह कहाँ से आया था? नादिर शाह आज के ईरान से आया था। ईरान हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के पड़ोस में है। टेक्निकली हमारा पड़ोसी था, अब तो नहीं रह गया, ठीक है। बिल्कुल जो है जल मार्ग से हम उससे सीधा जोड़ सकते हैं, बट पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में देखो है क्या? ईरान। ईरान जो है वहां का राजा हुआ करता था नादिर शाह। उसे पता चल गया कि भाई भारत में एक बादशाह रूल कर रहा है और ये जो बादशाह है ये रंगीला मिजाज का है और इसके बस की कुछ है नहीं। तो वो एक सेना लेकर आया, उसने हमला किया। क्या उसने हमला किया? उसने दिल्ली में 20,000 लोगों को काट कर फेंक दिया। उसे कहते हैं दिल्ली नरसंहार। नादिर शाह का दिल्ली नरसंहार बहुत ही दुर्दांत था। ये नरसंहार बड़ा ही मुश्किल था। ये नरसंहार वो वापस लौटा, उसने बड़ा ही आतंक मचाया और इस समय अंग्रेज बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए। हमने देखा इन कमजोर बादशाहों के आने की वजह से अंग्रेजों को बड़ा लाभ हुआ। ये कमजोर होते रहे, अंग्रेज ताकतवर होते रहे। इनका कमजोर होना और अंग्रेजों का ताकतवर होना लगातार जारी रहा। अंग्रेजों के भारत में ताकतवर हो जाने के पीछे एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर था, जो कारक था, वो ये बेकार मुगल बादशाह थे। अगर ये मुगल बादशाह ताकतवर रहे होते तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी वो भारत में अपनी पैठ जमा पाते, वैसा नहीं कर पाते। खैर, अंग्रेज भारत में कैसे आए, मैं इस बारे में कल थोड़ी बहुत बात कर रहा था, आज उसे ही विस्तार से बताता हूं। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला। ये चार्टर देने वाली वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी को एक चार्टर दिया। अब कुछ बच्चा लोग बोलेगा सर ये चार्टर क्या होता है? मैं कहूंगा बेटा चार्टर होता है अधिकार पत्र। अब कुछ बच्चा लोग बोलेगा सर ये अधिकार पत्र क्या होता है? अधिकार पत्र का मतलब यह है कि ब्रिटेन की ये कंपनी पूर्व के देशों में जिसमें भारत भी शामिल है आकर व्यापार कर सकते हैं और ब्रिटेन की महारानी उन्हें इसकी अनुमति देती हैं। अगर वो अनुमति दे रही हैं इसका मतलब ये है कि अगर वो भारत में आते हैं और किसी राजा से बात करना चाहते हैं
तो वो बोलेंगे कि वो अपनी महारानी की ओर से बात कर रहे हैं, और अगर उनके ऊपर किसी ने हमला किया, उन्हें किसी ने परेशान किया, तो ब्रिटेन की महारानी ये मानेंगी कि उन्हें यानी कि ब्रिटेन के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये इस अधिकार पत्र का तात्पर्य था। इस अधिकार पत्र में उन्हें व्यापारिक एकाधिकार भी मिला। अब आप व्यापारिक एकाधिकार से क्या समझते हैं? तो व्यापारिक एकाधिकार से मतलब ये था कि ब्रिटेन से कोई और कंपनी भारत व्यापार करने नहीं आएगी। जब वो कंपनी भारत व्यापार करने आ रही थी तो उन्होंने अपनी महारानी से कहा, उन्होंने कहा, महारानी साहिबा, हम भारत व्यापार करने जा रहे हैं, हमारा आपसे निवेदन है, वो भी हाथ जोड़कर निवेदन है। तो महारानी ने कहा, क्या निवेदन है बताइए? बोले, जब हम लोग वहां पर जाएंगे तो हमें पता है वहां पर पुर्तगाली व्यापार करने पहुंच चुके हैं, थोड़े समय के बाद वहां पर डच भी व्यापार करने पहुंच जाएंगे, और हो सकता है कि वहां पर डेनमार्क के और फ्रांस के व्यापारी भी व्यापार करने आए। और जब वो व्यापारी वहां व्यापार करने आएंगे और उनकी कंपनियां आएंगी, तो हमें उनसे लड़ना पड़ेगा अपना व्यापार स्थापित करने के लिए। हम उनसे लड़ेंगे और तभी हम भारत में व्यापार कर पाएंगे। महारानी ने कहा, बिल्कुल, अगर आप किसी भी जगह पर व्यापार करने जा रहे हैं तो वहां पर बाकी व्यापारिक कंपनियों से आपको लड़ना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा, महारानी, हमें ये दिक्कत नहीं है कि हम पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से, जो अंग्रेज तो हम हैं, पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से हम इनसे लड़ें, ये दूसरे देश के लोग हैं, हम इनसे लड़ेंगे, लेकिन हम अपने ही देश की एक दूसरी कंपनी से क्यों लड़ें? महारानी ने कहा, क्या मतलब है आपका? उन्होंने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी जा रहे हैं, कल को आप यहां से एक और कंपनी भेज दें, ईस्ट इंडिया कंपनी 1, ईस्ट इंडिया कंपनी 2, ईस्ट इंडिया कंपनी 3, ईस्ट इंडिया कंपनी 4, आप ऐसे बहुत सारी और कंपनियां भेज दें भारत में व्यापार करने के लिए। तो एक तो हम उनसे लड़ें और दूसरा हम अपने देश की खुद की कंपनियों से भी लड़ें। तो क्या आप ऐसा चाहेंगी? मतलब हम दूसरे देश की कंपनी से लड़ें, ये बात तो बनता है, लेकिन हम अपने ही देश की कंपनी से क्यों लड़ें महारानी, आप ये बताइए। उन्होंने कहा, भाई ये तो गलत है, आप अपने ही देश की कंपनियों से क्यों लड़ेंगे? उन्होंने कहा, महारानी, आप हमसे ये वादा करिए कि हमारे जाने के बाद आप किसी और कंपनी को ब्रिटेन से भारत नहीं भेजेंगी। कोई और कंपनी ब्रिटेन से भारत व्यापार करने नहीं जाएगी, सिर्फ एक ही कंपनी ब्रिटेन से भारत व्यापार करने जाएगी और उस कंपनी का नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। आप हमसे ये वादा करिए। महारानी ने कहा, चलो भाई ठीक है, मैं आपको ये आश्वासन 15 सालों के लिए देती हूँ। 15 सालों तक मैं ब्रिटेन से कोई भी और कंपनी वहां व्यापार करने के लिए नहीं भेजूंगी। 15 सालों के बाद हम देखेंगे क्या करना है। हालांकि 9 सालों के बाद एक राजा आ गए जिनका नाम जेम्स प्रथम था। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, डोंट टेक टेंशन, कोई भी ब्रिटेन से भारत व्यापार करने आपके अलावा नहीं जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया। मैं व्यापारिक एकाधिकार का मतलब बता रहा हूं, मैं फिर से दोहराता हूं। व्यापारिक एकाधिकार से तात्पर्य था कि ब्रिटेन से भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी व्यापार करने नहीं आएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि फ्रांसीसी नहीं आएंगे, पुर्तगाली नहीं आएंगे, डच या डेनमार्क वाले नहीं आएंगे, वो सब आएंगे और उनसे इनको लड़ना होगा, लेकिन पुर्तगाली नहीं, ये अंग्रेज दूसरी कंपनी नहीं भेजेंगे, इस बात का आश्वासन इनको दिया गया। हमने देखा कि इसी आधार पर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आता है और एक साल के बाद, कुछ ही महीनों के बाद, 1609 में उसकी जहांगीर से मुलाकात होती है। जहांगीर थोड़े समय के बाद, मान मनोबल के बाद मान जाता है और 1613 में वो उन्हें सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री बनाने को अनुमति दे देता है। मैं आपको एक बात एकदम स्पष्ट करना चाहूंगा बच्चों, कि यहां पर फैक्ट्री का मतलब किसी सामान का निर्माण करने वाले कारखाने से नहीं है। आज जैसे आप एक फैक्ट्री की कल्पना करते हैं कि बहुत सारी मशीनें होंगी, वर्कर्स काम कर रहे होंगे, चीजें बनाई जा रही होंगी, सामान पैक हो रहा होगा, बेचा जा रहा होगा, आज के स्वरूप में फैक्ट्री का मतलब यही है। लेकिन स्पष्ट रूप से कहता हूं, उस समय फैक्ट्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। आप कहेंगे सर तब फैक्ट्री का मतलब क्या था, और मैं कहूंगा बेटा तब फैक्ट्री का मतलब था गोदाम। आप कहेंगे सर गोदाम का मतलब बताइए, गोदाम तो प्रेमचंद्र की एक कहानी है। नहीं नहीं बेटा, वो गोदान है। गोदाम क्या होता है? वेयर हाउस, जहां सामान रखा जाता है। गोदान, गाय का दान, वो प्रेमचंद्र की कहानी है। हम गोदान की बात नहीं कर रहे हैं, हम गोदाम की बात कर रहे हैं। गोदाम में सामान रखा जाता है, वेयर हाउस कहा जाता है उसे। उस समय फैक्ट्री का मतलब केवल और केवल एक गोदाम से था, एक वेयर हाउस से था। जब अंग्रेज जहाजों पर अपना सामान रखकर लाते थे तो वो उसे किसी जगह पर तो उतार के रखेंगे ना, जहां उतार के रखेंगे ऊपर से छप्पर छाएंगे, नहीं भीग जाएगा, खराब हो जाएगा, उसे ही वो फैक्ट्री बुलाते थे। उनके लिए फैक्ट्री का मतलब गोदाम था, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, उत्पादन इकाई नहीं था। समझ रहे हो बात को? ठीक है। 1651 में बेटा उन्होंने बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपनी फैक्ट्री बनाई और 1696 में हुगली के किनारे और कालीकाता के आसपास के कुछ गांवों को मिलाकर उन्होंने किलेबंदी शुरू की और कलकत्ता का विकास हुआ। कलकत्ता का विकास बेटा एक गांव के आसपास हुआ था और उस गांव का नाम था कालीकाता।
और कालीकाता से ही इसका नाम कलकत्ता पड़ा। कलकत्ता से ये कोलकाता एंड कैलकाटा, न जाने कितने नामों को लेता है, बट वास्तव में ये एक गांव था कालीकाता नाम का, और वहीं से बना कलकत्ता या फिर कोलकाता। हमने देखा बेटा कि बंगाल जो कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना, वो काफी ज्यादा रिच था, और उसकी रिचनेस में वहां के नवाबों का बड़ा योगदान था। और बंगाल में 1756 में एक नवाब हुआ करते थे, उन नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। सिराजुद्दौला जो 1756 में बंगाल के नवाब बने, उन्हें समस्या हुई उसी अधिकार पत्र से जो फर्रुखसियर ने दिया था अंग्रेजों को कि तुम 3000 में पूरे भारत में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो बिना शुल्क अदा किए। इस बात का विरोध किया नवाब सिराजुद्दौला ने। उसने बोला कि अगर तुम्हें बंगाल में व्यापार करना है तो तुम्हें कर देना होगा, और अंग्रेजों ने बोला कि मुगल बादशाह ने बोला है कि हमें कर नहीं देना है, तो तुम्हारे कहने पर हम कर नहीं देंगे क्योंकि तुम मुगल बादशाह के अंदर आते हो। उन्होंने कहा भाई मैं मुगल बादशाह के अंदर अब नहीं आता, जब मैं मुगल बादशाह के अंदर था तो था, अब मुगल बादशाह बहुत कमजोर है और मैं मुगल बादशाह के बिल्कुल अंदर नहीं आता हूं, मुगल बादशाह के अंडर में अब मैं नहीं आता, तो तुम्हें कर अदा करना होगा। और अंग्रेजों ने कहा हम कर अदा नहीं करेंगे, हमें मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने फरमान दिया है। और इसी बात पर अंग्रेज और सिराजुद्दौला आमने सामने आ गए। तैयारी शुरू हो गई एक लड़ाई की। मैंने आपसे क्या कहा था, वो जो गलती की है ना उसने, वो गलती बहुत भारी पड़ेगी यहां पर जो भी बादशाह लोग हैं उन पर। ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है, और वो गलती भारी पड़ी बेटा, ये गलती भारी पड़ी। और अंतिम रूप में हमें देखने को मिला एक बहुत ही व्यापक युद्ध। बंगाल में जो संघर्ष की शुरुआत हुई वो किस प्रकार से थी? बंगाल में अंग्रेजों का जो संघर्ष था वो व्यापारिक मुद्दों पर शुरू हुआ। ये देखो भारत, ये है बंगाल। बंगाल उस समय का सबसे बड़ा प्रोविंस यानी कि प्रांत हुआ करता था। उस समय के बंगाल को आज के पश्चिम बंगाल की तरह आप मत समझिएगा बेटा। उस समय का बंगाल आज का पश्चिम बंगाल नहीं था। उस समय के बंगाल में आज का पूरा पश्चिम बंगाल था, बांग्लादेश था, बिहार था, उड़ीसा था, झारखंड था, और थोड़ा सा हिस्सा असम का भी था। बहुत बड़ा था बंगाल। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, और देश की 1/4 आबादी इसी बंगाल में ही रहती थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, और वो अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकारों का विरोध करते हैं, और वो कहते हैं कि जो फर्रुखसियर ने आपको फरमान दिया था मैं उसे नहीं मानता, आपको कर अदा करना होगा। और अंग्रेजों ने कहा कि हम कर अदा नहीं करेंगे, हमें फरमान मिला है। लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गई। हमने देखा कि प्लासी और बक्सर, इन दो लड़ाइयों में अंग्रेजों की शक्ति लगातार बढ़ी। इन दो लड़ाइयों में जो अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी वो किस प्रकार से बढ़ी? बंगाल के बारे में मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूं। पीछे की कहानी क्या है बेटा? सन 1700 की बात है, तब मुगल बादशाह औरंगजेब ही हुआ करता था, वो पुराना वाला। उसने बंगाल का एक दीवान नियुक्त किया, और उस दीवान का नाम था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान ने बेटा एक शहर बसाया जिसका नाम था मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद ही बंगाल की राजधानी थी। समझ गए बेटा? मुर्शीद कुली खान ने एक शहर बसाया, उसका नाम था मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद ही वहां की राजधानी थी। 1717 में ये जो दीवान था ये नाजिम यानी कि गवर्नर भी बन गया। जब वो दीवान और गवर्नर दोनों बन गया तो उसके पास पूरा अधिकार आ गया, और कहते हैं यहीं से बंगाल एक स्वतंत्र प्रांत बन गया। 1717 में बंगाल मुगल बादशाह के चंगुल से लगभग आजाद हो गया। उसके बाद उसका जो दामाद था सुजाउद्दीन, वो गद्दी पर आया, और सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान गद्दी पर आया। लेकिन 1740 में पूर्णिया का गवर्नर, पूर्णिया कहाँ है बेटा? बहुत सारा बच्चा लोग बिहार का होगा, जानता होगा, बिहार में है पूर्णिया। तो पूर्णिया का जो गवर्नर था उसका नाम था बेटा अलीवर्दी खान। पूर्णिया के गवर्नर अलीवर्दी खान ने उसको मार के भगा दिया। अब पूर्णिया के गवर्नर अलीवर्दी खान ने जब उसको मार के भगा दिया तो उसने गद्दी ले ली। अब अलीवर्दी खान एक बड़ा ही योग्य प्रशासक था, और उसने बहुत लंबे समय तक प्रशासन को बड़े अच्छे से संभाला भी। हमने देखा कि जब अलीवर्दी खान मरता है तो उसका अपना कोई बेटा नहीं था। उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम था बेटा घसीटी बेगम। उस सबको घसीट घसीट के मारती थी बेटा, ठीक है? तो उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था घसीटी बेगम। उन्हें एक और नाम से बुलाया जाता है, और उनका जो दूसरा नाम रहा वो था मेहरुन्निसा बेगम। घसीटी बेगम का एक और नाम रहा मेहरुन्निसा बेगम। मेहरुन्निसा बेगम जो हैं, और शौकत जंग उनकी दूसरी बेटी के बेटे थे, ठीक है? और उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी अलीवर्दी खान की, उनका लड़का था यहां पर सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला उनका सबसे सबसे छोटी बेटी का लड़का था। सबसे छोटी बेटी का लड़का सिराजुद्दौला था। समझिए बात को। अलीवर्दी खान की निगाह में सिराजुद्दौला सबसे अधिक योग्य था। सिराजुद्दौला चूंकि सबसे अधिक योग्य था, तो अलीवर्दी खान ने अपने मरने के बाद सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया। अब बेटा बताओ, तुम इनको नवाब बनाओगे तो दूसरी मौसी के लड़के शौकत जंग को टेंशन होगी कि नहीं? वो तो वैसे भी जंग का शौक रखता था, तभी तो उसका नाम शौकत जंग था। इसने बोला कि ये क्यों बनेंगे नवाब, मैं क्यों नहीं बनूंगा, मुझे भी नवाब बनना है। और उनकी जो सबसे बड़ी मौसी थी घसीटी बेगम, उन्होंने कहा कि हम तो सिराज को घसीट घसीट के मारेंगे अगर वो नवाब बने तो। उन्होंने कहा मैं चाहती हूं कि मेरी छोटी बेटी का बेटा शौकत जंग ही गद्दी पर बैठे। अब ये दोनों जो है ना, ये सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गए। सिराजुद्दौला के साथ धोखेबाजी करने वाले और भी लोग थे बेटा। उसका अपना खुद का सेनापति मीर जाफर, उस समय का एक बहुत अमीर आदमी। उस समय अमीर आदमियों को जगत सेठ कहा जाता था, जो पूरे जगत के सेठ होते थे। उनका नाम था मेहताब चंद। उस समय एक और मिलिट्री कमांडर था, उसका नाम था रायदुर्लभ। और एक अमीर आदमी था, उसका नाम ही अमीर चंद था। लोग उसे ओमी चंद भी बुलाते थे। उस लोग उसे ओमी चंद भी बुलाते थे, अमीर चंद को। अमीर चंद यानी कि ओमी चंद, वो भी एक खास इंसान था। हमने क्या देखा कि अमीर चंद या फिर ओमी चंद, ये सभी मिलकर, ये सारे के सारे मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ। सिराजुद्दौला के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी यहां पर होती है, उसमें हमने देखा कि नवाब और अंग्रेजों के बीच मतभेद बढ़ने लगा। नवाब कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करना चाहता था और अंग्रेज पूरी छूट लेकर व्यापार कर रहे थे, और ये बात सिराजुद्दौला को बर्दाश्त के बाहर थी। सिराजुद्दौला ने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कंपनी लगातार दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी। दस्तक का मतलब उसी अधिकार पत्र से है जो 1717 में फर्रुख सियर ने इनको दिया था। उस अधिकार पत्र का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। कंपनी द्वारा किलेबंदी का प्रयास किया गया। कंपनी का जो भी फैक्ट्री था जहां पर वो अपना सामान रखते थे, वो उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना रहे थे। भला आप किसी के राज्य में किला क्यों बनाएंगे जी? नवाब ने बोला भाई ये सब नहीं चलेगा, मेरे राज्य में कोई किला विला नहीं बनेगा। किला बनाओगे तो हम मारेंगे। गोमस्ता बेटा कंपनी के एजेंट होते थे। कंपनी के वो एजेंट होते थे गोमस्ता, जो कंपनी की ओर से जाकर सामान खरीदते और बेचते थे। बेटा ये किसानों को बड़ा परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे। जब किसान भाग के जाते थे अंग्रेजों के पास, तो अंग्रेज कहते थे भाई तुम्हें काम करना पड़ेगा जो इससे बोला जाएगा, नहीं तो हम मारेंगे। फिर वो जाते थे नवाब के पास। नवाब ने कंपनी को बोला कि भाई अगर तुम्हारे गोमस्ता हमारे किसानों को मारेंगे तो मैं इनको मारूंगा। कंपनी ने बोला भाई हमारे गोमस्ता लोगों को हाथ मत लगा देना। गोमस्ता मतलब एजेंट बेटा। कंपनी के कर्मचारी एजेंट को गोमस्ता बुलाया जाता था। बड़े ही दुष्ट लोग थे ये, परेशान करते थे किसानों को। इस मुद्दे पर भी नवाब की ठनाठनी थी। बेटा एक ढाका का दीवान था, और जो ढाका का दीवान था ना, उसका लड़का था कृष्णदास, एक नंबर का घूसखोर आदमी था। कृष्णदास एक नंबर का घूसखोर आदमी था, घूस खाता था ये। खूब सारा पैसा इसने घूस में खाया था। नवाब ने बोला कि आओ अकाउंट चेक कराओ, इतना पैसा खाया है तुमने, अकाउंट चेक कराओ। इसको पता था कि ये हिसाब दे नहीं पाएगा, तो भागा। जो पैसा इसने सारा लूटा था, चुराया था, वो सारा पैसा लेकर ये कहां भागा? ये भागा अंग्रेजों के पास। ये सारा पैसा लेकर अंग्रेजों के पास भागा। और जब ये सारा पैसा लेकर अंग्रेजों के पास भागा, तो कंपनी ने इसको आश्रय दे दिया। नवाब ने बोला कि भाई ये तो क्रिमिनल है, हमारा पैसा लेके भागा है, तुम इसको जो है भेजो, हमको वापस करो। तो कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बोला कि वो भावा। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हम तो नहीं वापस कर रहे, हमारे यहाँ आया है तो बचाएंगे। नवाब ने बोला भाई हमारे बंगाल में रहते हो, हमारा ही खाते हो, हमारे दुश्मनों को बिठाते हो, अभी हम तुमको बताएंगे। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेजों का एक बड़ा ही घातक सा गवर्नर हुआ करता था, वो लेकर आ गया था एक सेना, और इन सभी कारणों से इस लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। हमने क्या देखा? प्लासी का युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलेबंदी का प्रयास किया। नवाब ने आपत्ति जताई। नवाब ने बोला भाई तुम किला नहीं बना सकते। अंग्रेज माने नहीं, बोले हम तो किला बनाएंगे, हम तो किला बनाएंगे, तुमको जो करना है कर लो। नवाब ने बोला अभी हम बताते हैं तुमको। नवाब ने हमला कर दिया, अंग्रेज हार गए और भागे। नवाब ने 146 अंग्रेजों को पकड़वाया और उनको 14x18 के छोटे से कमरे में बंद कर दिया। बेटा 14x18 का कमरा बड़ा छोटा सा होता है, आप कल्पना कर सकते हो आपके घर में भी 10x15 का कमरा होगा।
उतने छोटे से कमरे में उसने 146 लोगों को बंद करवा दिया। ठूस 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 ठूस। केवल 2 खिड़की थी बेटा उसमें। जब सुबह दरवाजा खोला गया, 123 मर चुके थे, सिर्फ 23 जिंदा थे। इसको ब्लैक होल की घटना कहा गया। बंगाल में इसे ब्लैक होल की घटना कहा गया या काल कोठरी की घटना कहा गया। नवाब को इसके बाद ब्रिटेन में एक राक्षस की तरह दिखाया गया कि भाई नवाब तो बहुत बड़ा राक्षस जैसा आदमी है, ये तो लोगों को बड़ा बुरी तरीके से मारता है। अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, बोला जाओ इसके ऊपर हमला करो। रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया कि जाओ इसके ऊपर हमला करो। रॉबर्ट क्लाइव उसके बाद एक आर्मी लेकर आता है, नवाब के ऊपर हमला करता है। नवाब के भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। तो नवाब ने इनके साथ एक संधि कर ली। उस संधि को बेटा अलीनगर की संधि कहा गया। अलीनगर कोई नई जगह नहीं है, कलकत्ता को ही नवाब अलीनगर बुलाता था। लेकिन क्लाइव का मन अभी भरा नहीं है। क्लाइव अभी भी लड़ना चाहता है। क्लाइव का अभी भी लड़ने का मन है। क्लाइव लड़ना चाहता है। क्लाइव लड़ने के जुगाड़ से है। हमने क्या देखा बेटा? क्लाइव अमीर चंद से बात करता है, ओमी चंद से, और ओमी चंद से कहता है कि मेरी बातचीत मीर जाफर से करवा दो। अब आप कहेंगे सर मीर जाफर कौन है? आप कहेंगे कि सर ये मीर जाफर कौन है और ये अमीर चंद कौन है, एक बार फिर से बता दीजिए, हम भूल रहे हैं। मैं कहूंगा कोई बात नहीं बेटा, रुक जाओ, थम जाओ, मैं बता रहा हूँ। मैं मास्टर हूं, मैं जानता हूं आप क्या भूल सकते हो। बेटा अमीर चंद एक व्यापारी है। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति है। ये सारे के सारे धोखेबाज लोग हैं। अमीर चंद मीर जाफर की मुलाकात करवाता है रॉबर्ट क्लाइव से, यानी कि अंग्रेजों से, और मीर जाफर धोखेबाजी करता है। मीर जाफर बेटा धोखेबाजी करता है। अंग्रेज इस सेनापति यानी कि मीर जाफर को ये बोलते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम सिराजुद्दौला को मारेंगे और सिराजुद्दौला को मारने के बाद तुम्हें गद्दी दे देंगे। बेटा मीर जाफर ने धोखेबाजी कर दी। हमारा इतिहास धोखेबाजियों से भरा पड़ा है। इन सब के सब ने धोखेबाजी करी थी सिराजुद्दौला के साथ, सब ने। और सबसे बड़ा धोखेबाज ये मीर जाफर था। क्लाइव ने बोला, क्लाइव ने बोला सिराजुद्दौला से, बंगाल के नवाब से, क्या लड़ो हमसे। बोला, ठीक है आ जाओ। नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, क्लाइव के पास 3,000, केवल 3,000। आपको लगता है कि 3,000 की आर्मी 50,000 से जीत जाएगी? कितनों एडवांस हो भाई, आयरन मैन का सूट दे दो तुम, 50,000 तेज से दौड़ देंगे ना, भगदड़ में कुचल देंगे, 3,000 को मार देंगे। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। इस सिराजुद्दौला इस बैटल में हार जाता प्लासी के। धोखेबाजी की इसने। ये राय दुर्लभ, इन सबके पास टोटल 48,000 सोल्जर्स थे उस 50 में से। सेना सामंती व्यवस्था पर काम करती थी बेटा। सेना अपने कमांडर को मानती थी, राजा को नहीं। जो कमांडर बोलेगा सेना वही करेगी। उसको अपने कमांडर से मतलब है, राजा से नहीं मतलब है। प्लासी के मैदान में बेटा प्लासी का युद्ध। प्लासी के मैदान को प्लासी का मैदान बुलाते हैं क्योंकि वहां पर कुछ पौधे उगते हैं जिसमें फूल निकलते हैं। उन फूलों को पलास का फूल कहा जाता है। पलास के फूलों का इस्तेमाल गुलाल बनाने के लिए, अबीर बनाने के लिए किया जाता है। खूबसूरत फूल होते हैं, खुशबूदार। वहीं पर यह लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में बेटा सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे। नवाब 21 जून को 50,000 सैनिक के साथ और 50 तोपों के साथ प्लासी के मैदान में पहुंच गया, और 23 तारीख को केवल 3,000 सैनिकों के साथ लड़ाई पहुंचा। ये लड़ाई लगभग सिराजुद्दौला की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ कुछ धोखेबाज खड़े हैं। बेटा इस 50,000 में से 48,000 सैनिक तो लड़े ही नहीं। 48,000 नहीं लड़े। और इसकी वजह से युद्ध के आरंभ होने पर मीर जाफर ने विश्वासघात किया। नवाब की ओर से केवल 2 लोग लड़े थे बेटा, मीर मदन और मोहनलाल। ये केवल 2,000 सैनिक थे जो नवाब की ओर से लड़े थे और शहीद हो गए, मारे गए। मीर मदान ने कहा नवाब भागो। नवाब ने कहा युद्ध के मैदान से भागना कायरता है।
मीर मदान ने कहा, नवाब ये कोई युद्ध नहीं है, ये धोखेबाजी का मैदान है, भागो जान बचाओ। मीर जाफर भागा, लेकिन वो जो मिलिट्री कमांडर था ना जिसने धोखेबाजी करी थी, मीर जाफर, उसने अपने लड़के को पीछे भेजा जिसका नाम मिरान था। ने सिराजुद्दौला को पकड़ा और उसका गला काट दिया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एक ऐसी बैटल में हारा जो कभी हुई ही नहीं। हमारे देश की गुलामी की दास्तान उस युद्ध के साथ शुरू हुई जो युद्ध कभी हुआ ही नहीं। प्लासी का युद्ध केवल कुछ घंटे चला, नवाब की सेना लड़ी ही नहीं और हम एक युद्ध हार गए। हम अपने इतिहास का एक सबसे बड़ा युद्ध हार गए, एक ऐसा युद्ध जिसने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, और वो युद्ध तो हुआ ही नहीं था क्योंकि उसमें तो कोई लड़ा ही नहीं था। कुछ एक घंटों की एक झड़प थी ये, और नवाब मार दिया गया। ये थी धोखेबाजी और गुलामी की दास्तान, प्लासी का युद्ध। उम्मीद करता हूं प्लासी का युद्ध और अभी तक की ये कहानी आपको समझ आई होगी। क्योंकि एक रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं इसे बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपने इस क्लास को एंजॉय किया है। मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी कहानी को यानी कि चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को, इस टॉपिक को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल।